मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। लगभग सभी वर्गों को साधने का प्रयास मुख्यमंत्री की ओर से इस बजट में किया गया है। युवा वर्ग, महिला वर्ग, बुजुर्ग सभी को इस बजट में जगह दी गई है। युवाओं की बात करें तो परीक्षाओं में उनकी फीस माफ कर दी गई है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर बुजुर्गों की बात करें तो पेंशन उनकी बढ़ा दी गई है। महिलाओं की बात करें तो रोडवेज में उनकी यात्रा को जो 30% की छूट थी उसे बढ़ाकर 50% कर दी गई है। किसानों को राहत दी गई है। हर किसी वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। जाहिर तौर पर चुनावी वर्ष है, चुनावी लोक लुभावन बजट इसे बताया जा रहा है। इस बजट पर प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौड़ जी। राखी जी, ये बजट पेश किया गया है और सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है ऐतिहासिक बजट ये रहा है, क्या कुछ कहेंगे बजट को लेकर? देखिए, हर सरकार की एक प्राथमिकता होती है कि जो उनके हर वर्ग को जो ज़रूरत है उस तरह से अपनी बजट जो है वो दिया जाए। लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी युवाओं की। युवाओं को मतलब है इस बात से कि पेपर लीक को रोका जाए। उसमें क्या प्रोविज़न किया कि एसओजी के अंदर उन्हीं के अंडर एक एसटीजी लगा दिया, स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ लगा दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, जब एसओजी जो आपके मेन अभियुक्त हैं उनको नहीं पकड़ पाई तो कैसे संभव है कि उनके अधीन कोई, अगर आपने नई यूनिट डेवलप कर ली और वो पेपर लीक के माफियाज को पकड़ पाएगी? तो युवा ये चाहता है सबसे पहले कि पेपर लीक का जो प्रकरण लगातार चल रहा है और जिसकी वजह से पिछले साल जो भी भर्तियां अनाउंस हुई थी उसमें से एक भी नियुक्ति जो है सरकार ने नहीं दी। हम चाहते हैं, इनफैक्ट युवा जो राजस्थान का है उसकी चाहत यह है कि चाहे फीस ली जाए लेकिन पारदर्शी तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाए। और एसओजी जिस पर की जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी डाउट क्रिएट किया। अभी 2-3 दिन पहले ही जब समीक्षा बैठक चल रही थी उन्होंने कहा कि एसओजी का जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। और उसी एजेंसी के अधीन आपने नया एक एसटीएफ आपने बनाया, तो मुझे लगता है युवाओं को निराशा निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि पेपर लीक के लिए जिस तरह के इन्होंने पिछली बार कानून बनाया लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे पेपर लीक को रोका जाए। महिलाओं में आपने कहा कि रोडवेज बसेस जो हैं उनमें 50% जो छूट दी गई टिकट में। आप बताइए आशीष जी, आज राजस्थान की महिलाओं को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सुरक्षा की है। हम लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट में टॉप कर रहे हैं एज फार एज नंबर ऑफ रेप केसेस आर कंसर्न। सबसे ज़्यादा वुमेन एट्रोसिटीज़ के जो केसेस हैं वो राजस्थान में। तो आज मुझे ज़रूरत इस बात की है कि मैं जब बाहर निकलूँ तो मुझे वो सुकून महसूस हो सके, वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा में महसूस कर सकूँ, जो कि कहीं ना कहीं राजस्थान में कम है और उस पर काम करने की ज्यादा आवश्यकता है। रोडवेज की बसेस तो देखो आप, बसेस लगातार रिटायर हो रही हैं। नंबर ऑफ बसेस जो थी उससे काफी कम बसेस अभी हैं। माना कि मुख्यमंत्री जी ने प्रोविजंस किए हैं बजट के अंदर, लेकिन इनकी बजट घोषणाएं कितनी धरातल पर आती हैं वो हम सभी ने देखा। बुजुर्ग जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी अच्छी व्यवस्था हो। जब चिरंजीवी के लिए वो जाएं अस्पतालों में तो उन्हें एक दोयम दर्जे के रूप में ना देखा जाए। आप जयपुर राजधानी की देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे सीके बिरला हो, फोर्टिस हो, वो अगर आप चिरंजीवी योजना के माध्यम से जा रहे हैं तो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। इन्हीं के विधायक दिव्या मदेरणा जी, हमने देखा किस तरह से धरने पर बैठी, अस्पताल ने उनकी भी बात को नहीं माना। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की क्या स्थिति होगी। मोटे तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आज शुरुआत की, एक ऐतिहासिक बजट पेश करने की उन्होंने पहले से बात की, प्रचार प्रसार में बहुत समय भी लगाया और बहुत सारे जगह पे मॉनिटर्स भी स्थापित किए गए जिससे कि बजट लोगों को हम सुना सकें। लेकिन दुर्भाग्य है, राजस्थान का एक ऐसा इतिहास बनाया जिसमें हमारे वित्त मंत्री ने पुराने साल के बजट को फिर से रिपीट किया। और उसमें आप देखिए आशीष जी, मुख्य बात यह कि योजनाएं कौन सी ले रहे हो आप? नरेगा की योजना ले रहे हो आप, जो शहरी रोजगार गारंटी योजना ले रहे हो। ये योजनाएं जो भाषणों के माध्यम से आपके नेता आप कितनी बार बोल चुके हैं, क्या पढ़ते वक्त याद नहीं आया मुख्यमंत्री जी को कि ये योजना है तो वो है जो हम कई बार ले चुके हैं नाम जिनका। यानी निश्चित तौर पे ये समझ में आता है जनता को कि ये योजनाएं सिर्फ कागजी योजनाएं हैं। धरातल पे अगर काम किया होता, और आप बताइए आशीष जी, जो काम हम रेगुलर करते हैं, कई सालों से हम कर रहे हैं और कई महीनों से उसके पीछे लगे हों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उसे भूल जाएं? ये संभव नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये है कि धरातल पर आता हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और इसीलिए उनके कार्यकाल के बाद 56 पे और 21 पर आकर सीटें सिमटती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ चुका है राजस्थान, इस पिछले साल का अगर मैं आपको जो डेफिसिट बताऊं तो 58,000 करोड़ का था, उससे पहले वाले साल के अंदर 47 का था, उससे पहले 41, उसके पहले 38। तो लगातार जिस तरह से हमारी वित्तीय स्थिति बिगड़ती जा रही है, एक प्रॉब्लम होगी। किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने कृषि आधारित बजट की बात की। मैं पूछना चाहती हूँ कि कृषि क्षेत्र के लिए आपने ये तो कहा कि 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन आशीष जी 2000 और बाकी लोगों के लिए 100 यूनिट की बात की है।
लेकिन किसानों को अवेलेबल कहां हो रहा है ये बताइए आप। अभी सर्दी का मौसम गया, रिकॉर्ड पर गया टेम्परेचर नीचे, लेकिन फिर भी रात को बिजली मिल रही थी। 6 घंटे देने की बात थी, 4 घंटे मिली, और वो भी बार बार ट्रिप हो रही थी। तो बिजली कैसे प्रोड्यूस होगी उसका भी तो एक बनाना चाहिए। हम ऐसे तो क्लेम करते हैं कि राजस्थान सबसे टॉप है सोलर एनर्जी के लिए, लेकिन वो एनर्जी बन रही है और राजस्थान के बाहर जा रही है। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी कटौतियां की गई, बिजली कैसे उत्पन्न करेंगे आप? लगातार आप देखिए, गर्मियों में हमने देखा बिजली कटौती होती है, लेकिन सर्दियों में कभी देखी नहीं कि बिजली कटौती हो जाए। तो प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए। आप फ्री तो देंगे, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी किसी भी वर्ग की अगर आप बात करें तो उनकी प्राथमिकता कुछ और है और सरकार दे कुछ और रही है। और मैं चाहती हूं कि मुझे एज अ महिला यहां सुरक्षा मिले, वो मुझे मिल नहीं रहा। बच्चे चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, वो उन्हें मिल नहीं रहा। बुजुर्ग चाहते हैं उन्हें चिरंजीवी योजना में चाहे उनके कार्ड्स हो उनमें तरीके से उन्हें मेडिसिन मिले, वो उन्हें मिल नहीं रही। किसान चाहते हैं उन्हें बिजली मिले, मुफ्त मिले, कैसे भी मिले, मिले तो सही, लेकिन वो मिल नहीं रही। तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी साल है। जिस तरह से अपने 44 पेज के जन घोषणा पत्र के माध्यम से वोटर्स को लुभाने का काम किया था, वैसा ही एक काम है। लेकिन अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इनको बताएगी कि ये जो आपने लोक लुभावन भावना जो घोषणाएं की हैं अल्टीमेटली धरातल पर नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आपने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल्स में सुविधा नहीं मिल रही है, लेकिन अगर मोटे तौर पे बात करें, जो फैसिलिटी थी 10 लाख, पहले 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख की और अब 25 लाख कर दी, तो ये एक मोटी घोषणा है। और दूसरी बात करें कि 50 यूनिट का जो फ़ायदा मिल रहा था वो बीजेपी के कार्यकर्ता को भी मिल रहा था, हर एक आम आदमी को मिल रहा था, आपको भी मिल रहा होगा। अब उसको 100 कर दिया गया है, तो बिजली चाहे कम आएगी लेकिन फ़ायदा तो मोटे तौर पर मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष जी। चिरंजीवी योजना के लिए आपने 5 से 10, 10 से 25 का प्रोविजन किया, लेकिन फिर मैं वही कहूंगी प्रायोरिटी क्या थी? प्रायोरिटी ये थी कि आपने चिकित्सक सुविधाओं को बढ़ाइए। सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सब डिवीजन लेवल पर हमारे जो जितने भी मेडिकल चीजें हैं, CHC, PHCs हैं, वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कीजिए। आप चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स तो उसको एंटरटेन कर नहीं रहे, और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां सुविधाएं नहीं है। तो वहां जब तक आप सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराओगे तब तक मुझे लगता है कि कोई सी भी योजना हो, आप इस लिमिट को 25 लाख की हो, 50 लाख कर लीजिए। फायदा ग्राउंड तक कैसे पहुंचेगा? किसानों की आपने बात की और बिजली की बात की कि 100 यूनिट लोगों के लिए और 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री की है, लेकिन ये बताइए मुझे जरा कि बिजली उपलब्ध ही नहीं होगी तो कैसे आप फ्री की बात कर सकते हैं? यानी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर दिशा में जो बजट आना चाहिए था। अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे राजस्थान प्रदेश को एक भारी वित्तीय भार दे करके ये प्रदेश से सरकार जाएगी, और जैसा खजाना खाली है, इनका हमेशा से स्टेटमेंट होता है, वैसा ही काम ये करके जाने वाले हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के काफ़ी कुछ गेन करने का प्रयास किया गया है। इस बार बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। निगमों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करने की बात कही है। साथ ही मोदी जी को सलाह भी दी है गहलोत जी ने कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। देखिए आशीष जी, कांग्रेस की एक नीति रही है, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि विदेश में जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। उन्होंने कोट किया USA के उस समय के प्रेसिडेंट के बारे में कि उन्होंने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट कहा था वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, लेकिन हमारे देश के जो अर्थशास्त्री हैं जो वो कह रहे हैं कि OPS स्कीम्स के क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको भी एक बार विचार करना चाहिए। आप ये देखिए कि पिछली बार का जो बजट था उसमें पूरे बजट के बाद में पेंशन और तनख्वाह निकालने के बाद में 47,000 करोड़ रुपया बच रहा था। इतना छोटा अमाउंट अगर आपका बच रहा है तो आप कैसे अपने जो प्लानिंग्स हैं, जो आपकी घोषणाएं हैं, उनको धरातल पे ला पाओगे? और नतीजा देखिए हुआ ना, माही डैम के लिए 2000 करोड़ का प्रोविजन किया गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी काम नहीं हो पाया है। तो जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस तरह की घोषणाएं करके अल्टीमेटली लोगों को अधर में ला रहे हैं। आपने घोषणा पत्र के माध्यम से भी कहा था कि हम बहुत सारे लोगों को रिलीफ देंगे, किसानों का कर्ज माफ भी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली जनता समझ चुकी है कि धरातल पे कुछ होना नहीं है, क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस कुछ नहीं है। आप ये भी बताइए कि पिछले बजट को जो आपने कृषि के लिए समर्पित किया था उसका क्या नतीजा हुआ, उसका क्या फायदा हुआ? हम कह रहे हैं कि 2023 के अंदर हम मिलेट ईयर के रूप में बना रहा है US सभी जगह पे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस, लेकिन बात यह है कि आपने बाजरे की क्या MSP पे खरीद शुरू कर दी? सिर्फ बातों से काम नहीं होता है। अगर जब तक आशीष जी ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होगा, लोगों में विश्वास की कमी है, इंप्लीमेंटेशन इस सरकार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये बात सिर्फ बीजेपी नहीं, थोड़े दिन बाद में आपको नजर आएगा आपके विधायक, इन्हीं के मंत्री ये बात बोलेंगे कि अफसरशाही किसी की नहीं सुन रही। और मुख्यमंत्री ने कहा था अगर अफसर सुनना बंद कर दें इसका मतलब
सरकार जाने वाली है और यही इंडिकेशंस आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, आज आपको मालूम है पेपर लीक के वक्त मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पेपर लीक में कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं था, कोई राजनेता इन्वॉल्व नहीं था, और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी भूल हुई कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल का बजट पढ़ दिया। क्या अभी भी ये कहेंगे कि कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं था? क्या जादू से, जिस तरह से पेपर लीक हुआ वैसे ही जादू से यहां पर पन्ना चेंज हो गया या नया पेज आ गया? मुझे लगता है कि ऐसी अगर सरकार कैजुअल अप्रोच रखेगी तो जनता का भला नहीं हो पाएगा, और ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हावी हो चुकी है, पूरे सरकार को टेक ओवर कर लिया है, उससे जनता का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। ईआरसीपी बड़ा मुद्दा रहा और आने वाले चुनाव में भी ईआरसीपी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। आपकी पार्टी की केंद्र में सरकार है और यहीं राजस्थान से जल शक्ति मंत्री हैं, उन पर भी निशाना साधा जा रहा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों को बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ईआरसीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और 40% जनसंख्या जो राजस्थान की है उनको पीने के पानी की उपलब्धता इस पूरे प्रोजेक्ट से होगी। मैं बताना चाहूँगी किस तरह से आंकड़ों का खेल, किसी तरह से लैंग्वेज का खेल खेला जाता है। पिछली बार भी जब 9,000 करोड़ का इसमें प्रोविजन किया तो आप लैंग्वेज देखिएगा, ईआरसीपी कॉरपोरेशन बनाया गया। कॉरपोरेशन अपनी वित्तीय संस्थानों का, अपनी वित्तीय नीड्स का खुद व्यवस्था करेगा। सरकार की तरफ से कोई भी उसको वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, चाहे वो बॉन्ड्स ले या कोई अपनी ज़मीन जो है उसको बेचे या लीज पे ले, कहीं से लोन ले, किसी भी तरीके से उसको व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। अभी भी, आज भी जब सीएम साहब ने स्टेटमेंट दिया कि ईआरसीपी कॉरपोरेशन में हम काम करेंगे, तो उनका लैंग्वेज क्या थी कि 13,000 करोड़ के काम को हाथों में लिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, पिछली बार 9,000 करोड़ का काम हाथ में लिया था, क्या हुआ? जिन बांधों की वो बात करते हैं, वो बांधे तो वसुंधरा मैम की सरकार के वक्त चालू हो चुके थे और उसमें मैक्सिमम काम हो चुका था। तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ थोती बातें हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लगभग 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सिर्फ राजस्थान सरकार के हाथ में देने से काम किसी हालत में नहीं होगा। उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिवाइज करके इंटरलिंक्ड रिवर प्रोजेक्ट के रूप में लेना चाहती है, जिससे कि जो पानी के पीने की प्रॉब्लम यहाँ पर थी वो सॉर्ट हो सकती है। लेकिन एक रिवाइज डीपीआर की बात हो रही है, 50% और 75% डिपेंडेबिलिटी की बात है। यहाँ से जो डीपीआर गई है वो 50% की, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि 75% डिपेंडेबिलिटी पे अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो निश्चित तौर पे एक सेंट्रल प्रोजेक्ट 90:10 के रेशो में बजट के प्रावधान के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेने को तैयार है। और मैं आशीष जी आपको विश्वास दिलाती हूँ, 2023 के अंदर जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी, ये ILR स्कीम के तहत ये पूरी स्कीम होगी और हमारे इन 13 जिलों के अंदर पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल। अंतिम सवाल आपसे चाहूँगा, बजट आ चुका है, अंतिम बजट जो पिटारा खुलना था वो खुल चुका है और लगभग सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। हालांकि आपका आरोप है कि धरातल पर कुछ नहीं आने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? हर वर्ग को साधा गया है, स्टूडेंट्स हों, बच्चे हों, आंगनबाड़ी के बच्चे हों, उन्हें भी ड्रेस दी जाएगी, मिड डे मील में दूध रोजाना पिलाया जाएगा, बच्चों की फ़ीस है वो फ्री की जा रही है, 12th तक की एजुकेशन को फ्री करने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग सभी योजनाओं को, इंदिरा रसोई योजना का विस्तार किया गया है, चिरंजीवी बीमा योजना है उसको विस्तारित किया गया है, उसकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया है, पेंशन स्कीम जो थी, सामाजिक सुरक्षा योजना थी, उसमें पेंशन को बढ़ाया गया है, लगभग सभी योजनाओं को विस्तारित किया गया है। तो ओवरऑल इन सब घोषणाओं को लेकर के कितने नंबर इस बजट को आप देंगे? देखिए, नंबर देने की बात नहीं है, मैं कुछ तथ्य आपके सामने पेश कर रही हूँ, फिर हम मिलकर के जनता तय करेगी कि कितने नंबर देने चाहिए। स्कूल ड्रेसेस की बात थी कि आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको स्कूल ड्रेस दी जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपके स्कूल के बच्चे हैं उनको स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म्स मिल गई क्या? जो पिछली बजट घोषणा थी वो अभी तक नहीं मिल पाई है। अभी तक हम लोग प्रॉपर स्कूल ड्रेस उनको नहीं दे पाए हैं। आपने कहा कि बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। आशीष जी ये बताइए, जो वसुंधरा मैम के वक्त जो स्कीम चल रही थी उसको 4 साल तक आपने बंद रखा, अभी महीने 1.5 महीने पहले आपने उस योजना को चालू किया, और चालू करने के बाद अगर आप रोज बच्चों को दूध पिला भी रहे हैं तो बताइए इससे बच्चों को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? 4 साल तो आपने योजना को बंद रखा, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से पाउडर जो है दूध दिया जा रहा है, पाउडर स्कूलों में पहुंचा, वो एक्सपायरी डेट तक पहुंचने की कगार पे था, तब जाकर आनन फानन में इस योजना को चालू किया गया। तो योजना को डिले करना, चाहे इंदिरा रसोई की मैं बात करूं, 2 साल बाद अन्नपूर्णा रसोई को 2 साल बाद बंद करने के बाद में आपने इंदिरा रसोई को चालू किया, और वो भी एक फिक्स जगह पे। देखिए कंसेप्ट का डिफरेंस, देखिए एक सोच का डिफरेंस है, गवर्नेंस का डिफरेंस है। उन्होंने शुरू की थी अन्नपूर्णा योजना, जिसमें एक मूवेबल वैन थी जो कि जो प्रॉब्लम में है, जिसे चाहिए उसका फायदा, उसके घर तक जा रही थी, उसके डोर स्टेप तक जा रही थी। क्योंकि मैंने खुद काम किया उस क्षेत्र में, क्योंकि हम क्या करते थे कि 2 घंटा एक जगह पे, 2 घंटा एक जगह पे, 2 घंटा एक जगह पे उस वैन को खड़ा करते थे, और जाकर के वहां जो लाभार्थी है वो उससे
लाभ मिलता था उसको। अब क्या किया आपने जितने भी सामुदायिक केंद्र थे वहां पे इंदिरा रसोई खोल दी। अगर मेरे घर से वो 10 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगी? 8 रुपए का खाना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि मुझे आने जाने की कोई व्यवस्था मिल नहीं पाएगी। तो एक सोच की बात है। मुझे लगता है अगर हम लोग जहां लाभार्थी या अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक खुद पहुंचेंगे तो जो योजना है उसका लाभ बेहतर तरीके से मिल पाएगा। और इसीलिए वो व्यवस्था बेटर व्यवस्था थी इंदिरा रसोई वाली व्यवस्था से। और भरतपुर में हमने देखा कि किस तरह से सुअर जो है वो प्लेटों को चाट रहे थे, किस तरह से वहां पे अव्यवस्था फैल रही थी। और आशीष जी, मुख्य बात यह है कि आपके पास खाना हो 50 लोगों का, न्योता आप 300 लोगों को दोगे तो अव्यवस्था फैलेगी। रेवेन्यू स्ट्रक्चर भी देखने की जरूरत है कि राजस्थान के अंदर हम कितना पैसा जन कल्याणकारी योजनाओं में डाल सकते हैं। हर सरकार, हर जना, एज अ सिटीजन ऑफ राजस्थान, मैं चाहती हूं कि मेरे लोगों को फायदा हो, उनको जितनी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो मिल दे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसमें निश्चित तौर पे क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ हवाई बजट के रूप में मुझे लगता है ये पेश हुआ है, इसका कोई धरातल नहीं है। क्योंकि पिछला बजट जो उन्होंने पेश की अब तक, चाहे बच्चों को भर्तियों की बात करूं, चाहे स्कूलों के अंदर आप महात्मा गांधी स्कूल की बात कर रहे हो। आप मुझे बताइए आशीष जी, 1700 महात्मा गांधी स्कूल्स खोले, लेकिन एक भी क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ? एक का भी नहीं हुआ। तो आप जब रिक्रूट ही नहीं करोगे, अपने भाई भतीजा बात करोगे, एक ऐसे जने को टीचिंग के लिए लगाओगे जिसको इंग्लिश में बोलना नहीं आता, वो कैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएगा? तो क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। हमने पिटारा बहुत सारा खोला, लेकिन इंप्लीमेंटेशन निश्चित तौर पे एक डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाएगा। बिल्कुल राकेश जी, बजट आ चुका है और बजट कितना लोक लुभावन है, कितना धरातल पर आने वाला है, इसका मुकाबला होने जा रहा है। और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि जो सरकार है, कांग्रेसी लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि रिपीट करने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि धरातल पर कुछ नहीं है, क्या लगता है? आशीष जी, जिसको ये अपना हथियार बना रहे हैं, जिस तरह के वादे, आज बहुत लंबा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, रिकॉर्ड कई बनाए इतिहास में, आज उन्होंने पुराना वो भी पढ़ दिया, जिस तरह से लंबा भाषण दिया है, मुझे सबसे बड़ा लगता है कि सबसे बड़ा हथियार हमारे लिए यही होगा। क्योंकि इसमें जो पॉइंट वाइज उन्होंने चीजें दी हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। और जब हम लोग इलेक्शंस में जाएंगे तब जनता को इनका जो कच्चा चिट्ठा, वैसे तो एक्सपोज हो चुके, 4 साल इन्होंने सिर्फ टसल में निकाला है, एक्सपोजर सारा हो चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग नवंबर में जब जाएंगे इलेक्शंस के माध्यम से तो लोगों को बताएंगे, देखिए ये योजनाएं इन्होंने कही थी, और लेकिन ये योजनाएं धरातल पर आ नहीं पाई। बहुत कम समय इनके पास, बहुत कम पैसा इनके पास, और पुराना रिकॉर्ड ये कहता है कि किसी हालत में ये बजट ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी भाजपा प्रवक्ता राखी राठौड़, जिन्होंने बताया कि लोक लुभावन ये बजट जरूर है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देने वाली है। आशीष तिवारी, A1 टीवी, जयपुर।